सामान्य सा सब परिवार से आया हुआ साधारण व्यक्ति, जिसको अपनी कर्तव्यपरायणता की वजह से, अपनी कर्तव्यनिष्ठता की वजह से भारतीय जनता पार्टी जैसे दल ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। दूसरा एक है कि परिवार की राजनीति थी, पिताजी को राजनीति को टेक ओवर किया और पिताजी को अपने जीवित रहते हुए जिसने अपमानित किया, ऐसे अखिलेश यादव है। तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। डॉक्टर मोहन यादव जी अपनी कर्तव्य के परायणता की वजह से आज इस पद पे है और अखिलेश यादव सिर्फ अपने परिवार की वजह से समाजवादी पार्टी के मुखिया है। मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पर मोहन यादव जी की सरकार काम कर रही है। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिल रही है। सर, देश में चल रहे एसआईआर मुद्दे पर क्या कहना है? ममता बनर्जी का बयान आता है कि हम होने नहीं देंगे, अखिलेश यादव कहते हैं होने नहीं देंगे, कांग्रेस पार्टी बोलती नहीं होने देंगे। देखिए, मूल रूप से देश के विपक्ष को समझने की आवश्यकता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्रोसेस है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 कंप्लीटली एम्पावर्ड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो पीरियोडिकली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करे। उसका कार्य क्या होता है कि मतदाता सूचियों में शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, कुछ मतदाता मृत हो गए, कुछ स्थलांतरित हो गए, तो वो बार बार उसमें शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम एक स्वस्थ, पारदर्शी और जवाबदेह लोकतंत्र की आवश्यकता को मानते हैं और निश्चित रूप से चुनाव आयोग अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करके ये प्रक्रिया करता है। पहली बार कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देश में नहीं हुआ आज़ादी के बाद से, स्वतंत्रता के बाद से। अब तक के 7 या 8 बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ड्राइव हो चुका है। उसके माध्यम से हमने देखा भी है कि हमारे चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से चुनाव भी संपन्न किए। लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं एक ऐसे गट्ठा वोट बैंक की चिंता है जो कहीं ना कहीं आप मानेंगे कि उनको उस वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए, चाहे वो अप्रवासियों के वोट हो या अप्रवासियों के वोटों को बचाने के लिए, इस प्रकार की प्रक्रिया का वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज मूल रूप से विपक्ष को ये समझना होगा कि देश की जनता भलीभांति मानती है किस प्रकार से मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण नियमित रूप से होने की आवश्यकता है, जिससे हमारा ये लोकतंत्र की गरिमा है ये भी बनी रहेगी और हमारी संवैधानिक संस्थाओं में जनता का विश्वास भी बना रहेगा। संवैधानिक संस्थाओं पर तो सबसे पहले सवाल उठ चुके हैं कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबसे ज़्यादा तो चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिली है। देखिए, ये भारत का लोकतंत्र इतना गरिमामयी और स्वस्थ लोकतंत्र है कि हाल ही में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से 90 करोड़ से अधिक लोगों के मताधिकार के उपयोग से एक सरकार को चुनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मुझे लगता है जब कांग्रेस या विपक्षी दल इंडिया अलायंस जब चुनाव जीत जाते हैं, तब तो ईवीएम भी ठीक हो जाती है, तब तो चुनाव आयोग भी ठीक हो जाता है। लेकिन जब वो चुनाव हार जाते हैं तो इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को तार तार करने का वो कुत्सित प्रयास करते हैं। मूल रूप से देश की जनता जाग चुकी है। आज उसको संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास है, उसकी प्रक्रियाओं पे भी विश्वास, और ये भारत एक स्वस्थ लोकतंत्र है, उसमें भी देश की जनता को विश्वास है। राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी हुई, पीएम मोदी वोट चोर हैं, वोट चोर गद्दी चोर, ये तो नारा पूरे बिहार इलेक्शन में चला और अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहे। तो बिहार की जनता ने अपने जनादेश के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि वोट चोरी कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं हो सकती। वोट चोरी एक आप भ्रम फैलाने के लिए तत्कालिक समय पे एक मुद्दा बना सकते हैं, लेकिन देश की जनता ने, बिहार की जनता ने अपने मैंडेट के माध्यम से, और हिस्टोरिकल मैंडेट है, आप देखेंगे जिस प्रकार से एनडीए, जेडीयू और भाजपा का गठबंधन और हमारी 5 पार्टियों के गठबंधन को जिस प्रकार से बिहार की जनता ने 2/3 के अधिक मत दिया है, वो इस बात को प्रतिपादित करता है कि बिहार में कांग्रेस का जो वोट चोरी का मुद्दा था वो बिल्कुल भी नहीं चला, उसको धाराशायी कर दिया। राहुल गांधी की इस फेक नैरेटिव को बिहार की जनता ने नीचे दिखा दिया। पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर का मुद्दा शुरू हुआ तो ममता बनर्जी का बयान आता है कि पूरे देश में हंगामा हो जाएगा अगर एसआईआर हुआ, एसआईआर नहीं कराने देंगे। मूल कारण आपको क्या लगता है? विपक्ष डर के मारे इस प्रकार के हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट प्रोसेस है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर ले या देश के अन्य राज्यों के, वर्तमान में 11 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ड्राइव चल रहा है। उन सारी जगह पे हमने देखा कि लगभग 80 से 90% डिजिटलाइजेशन का काम हो गया। देश के सारे बीएलओज ने संगठित रूप से उस डिजिटलाइजेशन की प्रोसेस में सहभागिता निभाई है। नागरिकों ने भी अपने एनुमरेशन फॉर्म सबमिट कर दिए। तो मूल रूप से देश की जनता जागरूक है। सिर्फ विपक्ष को एन केन प्रकारेण आपको इस प्रकार से हल्ला खड़ा करना है कि जिस प्रकार से आपको हमारे जो वोटर्स हैं उनको भ्रमित करना है, और ये पूरा ड्राइव करके देश की जनता ये जान जाएगी कि कौन अप्रवासी हैं, कौन बाहर के लोग हैं, वो देश की जनता को पता नहीं चलना चाहना। सर, एक सवाल और कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी के बेटे की शादी संपन्न हुई और शादी समारोह से की गई, और उसके बाद ये हल्ला होने लगा कि एक राजनीति है जिसके तहत अगला चुनाव जीतने की प्रक्रिया शुरू करें और इसके लिए अपने बेटे को उन्होंने कुर्बान कर दिया। देखिए, इस प्रकार से जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के जीवन के व्यवहारों को पहले से देखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी इसके पूर्व भी जब मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा मंत्री होते थे तब भी उनका परिवार ना वो शासकीय बंगले में रहता था, उनका परिवार तब भी उज्जैन में निवास करता था। अब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तब भी उनका परिवार उनके साथ में नहीं रहता। वो अपनी शुचिता को उनकी राजनीति का उन्होंने पर्याय बनाया। मुझे लगता है इस प्रकार से उनके व्यक्तिगत आयोजन पर भी यदि किसी को प्रश्न चिन्ह उठाने हैं तो अपनी ओछी राजनीति से बाहर जाए। मुख्यमंत्री जी ने
सामूहिक विवाह से अपने पुत्र की शादी करके जो एक संदेश समाज में दिया, जिसमें सामाजिक समरसता का भी उदाहरण देखने को मिला, जिसमें लोक भावना भी जो थी कि हमारे यहाँ विवाहों को बहुत इस प्रकार से जो वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट था उससे बाहर निकाल कर हमारी जो देश की परंपराएं हैं कि किस प्रकार से हम उससे अपनों के साथ में मनाते हैं, उसमें उन्होंने मना के कहीं ना कहीं ये संदेश दिया है कि ये देश आज भी ऐसे अच्छे राजनेताओं की वजह से चलता है। एक तरफ मोहन यादव हैं, एक तरफ अखिलेश यादव है, और फिर बिहार की मैं बात करूं तो तेजस्वी यादव है। क्या अंतर देखते हैं आप इनमें? देखिए, एक जनसामान्य का परिवार से आया हुआ, सामान्य सा सब परिवार से आया हुआ साधारण व्यक्ति, जिसको अपनी कर्तव्यपरायणता की वजह से, अपनी कर्तव्यनिष्ठता की वजह से भारतीय जनता पार्टी जैसे दल ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। दूसरा एक है कि परिवार की राजनीति थी, पिताजी को राजनीति को टेक ओवर किया और पिताजी को अपने जीवित रहते हुए जिसने अपमानित किया, ऐसे अखिलेश यादव हैं। तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। डॉक्टर मोहन यादव जी अपनी कर्तव्य के परायणता की वजह से आज इस पद पे है और अखिलेश यादव सिर्फ अपने परिवार की वजह से समाजवादी पार्टी के मुखिया है। मदनी का बयान अगर आपने सुना हो, मदनी ये कहते हैं कि जब जब देश में जुल्म होगा तो जिहाद आएगा। देखिए, तुष्टीकरण के एजेंडा चलाने वाले लोगों को इस नैरेटिव को अब छोड़ देना चाहिए। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो सबका साथ सबका विश्वास में बिलीव भी करती है और उसको रिलेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट भी करती है। निश्चित रूप से हमारी जन केंद्रित नीतियाँ, उसमें सभी धर्मों का समावेश रहे, सभी कल्याणकारी नीतियाँ इस बात को स्पष्ट करती है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ना तो ऐसे तत्वों को पोषण करने का काम करती है। ठीक है भैया, आपने तिलक लगाया, चंदन लगाया बखूबी। अब देश में मुद्दा यही है कि एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुस्लिम है, पर मुस्लिमों को दबाया जाता है। हिंदू जब से बीजेपी आई है तब से खुल के ही जीता है और मुस्लिमों को दबा रहा है। कौन कह रहा है ऐसे कि हिंदू को दबाया जाता है? मदनी जैसे लोग जो दो कौड़ी का एक भी आकर हमारी जो न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायपालिका, भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जो है उसमें आकर एक छोटा सा पिद्दा सा मौलाना ये कहता है कि न्यायपालिका जो है सरकार के दबाव में काम कर रही है। अरे भाई, ऐसे लोगों को सुनकर और फिर इन पर देश में बहस होती है, इन पे चर्चाएं होती हैं। ये सिर्फ अपने आप को नेता साबित करने के लिए, एक कौम का ठेकेदार साबित करने के लिए और भेदभाव उत्पन्न करने के लिए ऐसे लोग जो है सामने आते हैं। इन पर सरकार को बिल्कुल जोरदारी से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इनको जो है आगे अपने बाप दादा याद आ जाएं कि हम क्या बोल रहे हैं और किसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो जो मदनी जैसे लोग ये बयान देते हैं तो क्या इससे देश का माहौल ख़राब होता है, या मुसलमान वाकई इस बात को समझ रहे हैं कि मदनी जैसे लोग से भड़काते हैं? तो जो मदनी जैसे लोग हैं वो देश में भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। जो समझदार लोग हैं वो चीज़ों को समझ रहे हैं। जो भड़कने वाले हैं, जिनको कोई काम ही नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकने, जिनके धंधे इसी से चल रहे हैं, मैं कहूँ तो ये धंधे चला रहे हैं वो कि भड़काओ और राजनीति करो और अपना फेम पाओ। अब मदनी है, मदनी आप बताइए, मदनी ने जो बयान दिया उसके बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई। मैं ये समझता हूँ एक दो कौड़ी का मौलाना उठकर कुछ कह रहा है और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, क्यों चर्चा कर रहे हैं हम? कौन है मौलाना? देश की न्यायपालिका से बड़ा नहीं है मौलाना। देश की सरकार को बिल्कुल इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसको मैंने जैसे अभी कहा कि इसका इलाज इस तरीके से करना चाहिए कि दोबारा दूसरा मौलाना सोचे कि हम क्या बोल रहे हैं। कभी SIR का विरोध, कभी न्यायपालिका का विरोध। अरे भाई, इनकी बीजेपी का विरोध करते करते ये जो है आज हिंदू धर्म का विरोध करने लगे, न्यायपालिकाओं का विरोध करने लगे। भाई, इनको जब न्यायपालिका पर ही भरोसा नहीं रहा तो देश में रह क्यों रहे हो? अरे विदा लो भाई, 1943 में भी विदा ले चुके हैं कुछ, अब आप भी ले लो। जब आपको यहाँ किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है तो आपके लिए बांग्लादेश भी खुला हुआ है, पाकिस्तान भी खुला हुआ है, कहीं भी जा सकते हो। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको भरोसा नहीं हो। जिनको भरोसा है, जो अब्दुल कलाम जी को मानते हैं, जो अशफाक उल्लाह खां को मानते हैं, वो इस देश में हैं। वो देश की न्यायपालिका पे भरोसा है, उनको नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, उनको भाजपा पे भरोसा है, उनको सब पर भरोसा है। मदनी जैसे लोग जो दो कौड़ी के मौलाना हैं, उनको विदा लेना चाहिए। अभी हाल ही में मोहन यादव के बेटे की शादी हुई। अब कहा यह जाने लगा कि राजनीति
जो उनके मन में चल रही है, उसके तहत अपने बेटे को एक उन्होंने मोहरा बनाया, सामूहिक विवाह सम्मेलन में उतारा और इससे अगले चुनाव जीतने की तैयारी बना ली। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की है, एक और देश के बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े नेता अपने बेटों की शादी, बेटियों की शादी भव्य तरीके से करते हैं। उदयपुर का सिटी पैलेस बुक करेंगे, कहीं अजमेर जाएंगे, कहीं कोई इटली जाएगा, कोई न्यूयॉर्क जाएगा। और वहीं हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक इतना बेहतरीन संदेश दिया है कि हम सक्षम हैं शादी विवाह अच्छे से करने में, लेकिन हमें ये नहीं करना। क्यों? इसका एक सबसे बड़ा लाभ मैं आपको बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि अगर एक मुख्यमंत्री प्रदेश का सामूहिक विवाह सम्मेलन में अपने बेटे का विवाह कर सकता है, तो इससे प्रेरित होकर जो बाप जो अपनी बेटियों के, अपने बेटों के विवाह अच्छे से नहीं कर सकते, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। उनको इस समाज जो है विवाह करने का फ़ायदा मिलेगा। वो कर्ज में नहीं डूबेंगे, उनको ताम झाम नहीं लगाने पड़ेंगे। और इससे बेहतर संदेश मैं नहीं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, किसी भी मुख्यमंत्री ने अभी तक जो है इस देश में दिया हो। अखिलेश यादव के यहाँ जब शादी होती है तो अखिलेश यादव अच्छे इंतज़ाम के साथ शादी करते हैं, और कई बार उनके नेताओं का ये कहना भी होता है कि वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जायज़ बात है, कर भी सकते हैं ऐसा। अरे वही क्यों रहे पूर्व मुख्यमंत्री? उनके पिता रहे पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ। लाखों साधु संतों को ऊपर गोली चलवाने वाले रहे हैं उनके पिताजी। और सैफई को उन्होंने बिल्कुल ऐसा बना रखा है कि सैफई में महोत्सव होते हैं, तो उनके लिए शादी करवाना कौन सी बड़ी बात है। वो तो अमेरिका में भी शादी करवा सकते हैं, वो तो आधे जो है उत्तर प्रदेश को सजा के शादी कर सकते हैं। उन्होंने देश की जनता को लूटा है, उत्तर प्रदेश की जनता को लूटा है। पिता ने भी लूटा था, फिर बेटे ने भी लूटा। सो उसमें सैफई महोत्सव हो रहे हैं, कहीं विवाह सम्मेलन हो रहा है। अभी उनके यहाँ अभी एक पारिवारिक शादी थी, वही शादी देख लीजिए आप। एक तरफ हमारे माननीय सीएम मोहन यादव जी के यहाँ बेटे की शादी देख लीजिए, जहाँ 22 जोड़ों ने बैठ के जो है विवाह किया है सामूहिक, एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। एक तरफ वो देखिए आप, और उठते हैं और सीधे उठ के कहते हैं साहब कि भाजपा घोटाला कर रही है, भाजपा, जबकि विवाह पैसा खर्च आप कर रहे हो, आरोप सरकारों पे लगाते हो भाजपा की। सैफई महोत्सव आप कराओ करोड़ों रुपए में आप, और आरोप आपको भाजपा पे लगाना है। तो अखिलेश यादव जी एक धनवान पिता के पुत्र हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को लूट के अपने पास जमा किया है, और सालों उनकी सरकार रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो तो भव्य, और जितना भव्य हो सकती है उतना भव्य कर सकते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि अगली बार जब चुनाव होंगे तो मोहन यादव फिर से सत्ता में काजिब रहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पर मोहन यादव जी की सरकार काम कर रही है। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिल रही है। पराग जी, अभी देश के अंदर दो मुद्दे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एक एसआईआर, जिस पर ये राजनीति हो रही है कि बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए एसआईआर कर रही है। देखो, मुद्दे पे पक्ष कुछ भी ले ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है निश्चित ही राष्ट्र हित में है, सनातन के हित में है और समस्त देशवासियों के हित में है। एसआईआर बहुत अच्छे से लागू करना भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जो घुसपैठिए हैं देश में आतंकवाद फैलाते हैं, देश में आतंकवाद के साथ साथ जो फूट डालते हैं इस देश के लोगों में और गलत कार्य करते हैं, और उसमें क्या होता है, भारत का मुसलमान बदनाम होता है, भारत के लोग बदनाम होते हैं। हम कहते हैं कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, एसआईआर का समर्थन करना चाहिए, और जो देश में घुसपैठिए हों उन्हें देश से बाहर फेंका जाना चाहिए। भारत देश में वो व्यक्ति रहने का अधिकारी है जो भारत का वोटर है, जो भारत का समर्थक है। क्या ये बाहर से आके चोर डाकू आतंकवादी जो घुस आए हैं उन्हें निकालना हमारा कर्तव्य नहीं है? उन्हें तो देश के सभी प्रधानमंत्री मोदी जी का, अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव जी का, हमारे परम पूज्य योगी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसी सनातनी सरकार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिले हैं जो ऐसे आतंकवादियों को और देशद्रोहियों को बाहर फेंकने का कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में वो सारे कानून जो राष्ट्र हित में हैं, जो सनातन हित में हैं, वो लागू किए जाएंगे और देशद्रोहियों को, आतंकवादियों को इस देश से फेंका जाएगा, फांसी पर लटकाया जाएगा। जो आतंकवादी बम भारत में फोड़ते थे, साइया जब लागू हुआ तो उन्हें लग रहा है कि हमें इस देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ हराम की खा खा के, बिरयानी खा खा के वो जो पल रहे थे सपोले, उन्हें मोदी जी ने जो कार्य किया है उसके लिए समस्त भारतवर्ष उनका हृदय से धन्यवाद करता है। एक मौलाना है मदनी जो ये बयान देते हैं कि जब जब देश में जुल्म होगा तो जिहाद होगा। परम पूज्य हमारे योगी जी ने तुरंत जवाब दिया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोहन जी ने कहा है कि ऐसे मदनी जो ऐसा बोल रहे हैं, अगर जिहाद करोगे तो वहीं पर गाड़ दिए जाओगे और उन्हें इस अब देश में जिहाद करने का मौका नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं, चाहे नारी सुरक्षा की बात हो, चाहे आतंकवाद की बात हो, चाहे राष्ट्र की रक्षा की बात हो, भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि अगर कोई राष्ट्र और सनातन विरोध में या मानव विरोध में कार्य करता है तो अगले चौराहे पे उसे तुरंत टपका दिया जाए कि जो होगा तुरंत होगा, चाहे वो कोई भी हो। और फिर ये बयान आना कि जब बुलडोजर चलता है तो उनके घर के जो बेकसूर लोग होते हैं उन पर भी। ये हमें बिल्कुल नहीं लगता। हम तो वर्षों से कह रहे हैं कि एक देश को एक को धर्मशाला बना दिया गया है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, निश्चित ही वो सराहनीय कार्य करें। भारतवर्ष में केवल हिंदू रहना चाहिए। हिंदू वो है जो भारत को अपना घर मानता है, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो, वो सभी हिंदू हैं। जिनके हृदय में बाबर है वो भारतीय नहीं हो सकता, वो हमारे राष्ट्र का नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को बाहर फेंकना चाहिए, उनका इलाज बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में काम चल रहा है, महिलाएं और अन्य लोग क्या सुरक्षा महसूस करते हैं? मैं आपसे सवाल करूँगा, क्या महिलाएं सुरक्षा महसूस करती? बिल्कुल करती हैं, क्योंकि अभी जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है वो इतने ज़्यादा महिलाओं को सपोर्ट करती हैं, इतनी सारी योजनाएं महिलाओं के पक्ष में हैं। और जहाँ तक कि मेरा सर्वे रहा है, मैं हर संप्रदाय की महिलाओं और पुरुषों से मिली हूँ और आज के समय योगी और मोदी जी का विरोध कोई नहीं करता। हर कोई, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, दिल से हर महिला, हर पुरुष उनके साथ हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी का बार बार आना। क्योंकि महिला कुछ भी हो, किस भी संप्रदाय की हो या धर्म की हो, पर उसे ये पता है कि सत्य क्या है और अच्छाई किसमें है और उन्हें न्याय कहाँ मिल रहा है। यदि हम न्याय की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा न्यायिक महिलाओं को जो समर्थन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, सुरक्षा मिलती है, किसी भी दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ऐसी है जो यह सब महिलाओं को, लड़कियों को, बालिकाओं को, सबको प्रोवाइड करती है। मैं बस एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक महिला होने के नाते क्या समझती हैं, क्या देश में बीजेपी सरकार आने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से काम हुए हैं या पहले भी आप लोगों को उतनी ही सुरक्षा मिल सकती है? देखिए, पहले तो नहीं मिली उतनी सुरक्षा और आज के समय बहुत ज़्यादा सुरक्षा है। हर एक लड़की, हर एक महिला, हर एक बालिका सुरक्षित है। अब आपका यहाँ पे